हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूं और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पहले ही करवा चुकी हूं। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन इस प्रैक्टिस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस का 5वां वीडियो है, 4 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों पेपर के। सीडीपी के भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी आपका कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में प्रथम भाषा के रूप में आपको हिंदी का चयन करना ही है। तो हिंदी में कंप्लीट पढ़ाऊंगी, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, ये पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है 20 जनवरी 1950 को, दूसरा है 24 जनवरी 1950 को, तीसरा है 21 मई 1949 को, और चौथा है 13 नवंबर 1949 को। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, फिर से पूछे जाने की संभावना भी है। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी साथ में याद रखिए। क्या याद रखना है? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया संविधान? 26 जनवरी 1950 को। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रगान को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। इसके गायन का जो समय है 52 सेकंड है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पहला है जयपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा जोधपुर, और चौथा अजमेर। तो पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पुष्कर, और यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। यह जो मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, अजमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजमेर कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है, तो ये भी याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पहला है UVA, दूसरा है UVB, तीसरा है UVC, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, और इनमें से अधिक हानिकारक कौन है? तो UVC। तीसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों को आने से कौन रोकता है? तो वह ओजोन परत होती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल मौसम संबंधी सभी घटनाओं से मुक्त होती है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। साथ में रिलेटेड सभी प्रश्न याद रखिए, आपका प्रश्न किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? पहला है प्रोटीन, दूसरा है मृदा, तीसरा है कवक, और चौथा फास्फोरस। तो कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक जो है ये अजैविक घटक नहीं है।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिर सेर परियोजना अवस्थित है, पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। तो वो गिर परियोजना स्थित है, गिर सेर परियोजना गुजरात में। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो ये भी याद रखिए। और यह जो परियोजना है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। और यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है WWF से आशय है, पहला है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा है वर्ल्ड वॉर फंड, तीसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और चौथा है वर्ल्ड वॉच फंड। तो WWF से आशय क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा नदी निकलती है, पहला है अरावली श्रेणी से, दूसरा है लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा है गंगोत्री ग्लेशियर से और चौथा है मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका जो उद्गम है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। भागीरथी कहते हैं देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? पहला है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा है केंद्रीय जल आयोग और चौथा है सर्वे ऑफ इंडिया। तो भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? तो वह है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, पहला है सिसिली में, दूसरा है हवाई में, तीसरा एंडीज में और चौथा रॉकीज में। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? पहला है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा सिंधु। तो तिब्बत की सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? ये भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तो ये भी याद रखिएगा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है जीवाणु और चौथा है मांसाहारी या शाकाहारी। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? वे होते हैं मांसाहारी। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है वह होता है क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। आंधी, तूफान, वर्षा इसी में संपन्न होती हैं, तो ये आप याद रखिए। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 6। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है
और इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं वह कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो इनके नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। पहला है पश्चिम बंगाल में, दूसरा गुजरात में, तीसरा राजस्थान में और चौथा असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पहला एटीपी, दूसरा सूर्य प्रकाश, तीसरा डीएनए और चौथा आरएनए। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, सनलाइट। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला है बैरोमीटर, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा सीस्मोग्राफ और चौथा हाइग्रोमीटर। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है बैरोमीटर के नाम से। पहला विकल्प सही हो जाएगा। थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, सीस्मोग्राफ से भूकंप तीव्रता और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटी कपास है। पहला है एक संकर पौधा, दूसरा है एक ट्रांसजेनिक पौधा, तीसरा है एक प्राकृतिक पौधा और चौथा एक औषधीय पौधा। बीटी कपास जो है एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। इस कपास के पौधे में बैसिलस थुरिनजीनसिस जीवाणु की उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। तो ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा है नाइट्रोजन। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। ये उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है। इससे फसलों को और इमारतों को नुकसान होता है और स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा है टुंड्रा, तीसरा है सवाना और चौथा मरुस्थल। तो सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है तो वह है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहला विकल्प इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड और चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयुक्त होता है? तो वह होता है कैल्शियम कार्बाइड। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल पकने में सहायता करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? पहला है एड्स, दूसरा टाइफाइड, तीसरा एनीमिया और चौथा टिटनेस। तो टाइफाइड जो है ये दूषित जल पीने से होता है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। आंत्र ज्वर भी इसे कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा है मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? पहला है बांस, दूसरा केला, तीसरा गन्ना और चौथा सरसों। द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि जिस पौधे के बीज में दो भाग होते हैं, दो पार्ट, यानी कि उसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे दालें आप देखते हैं, ये सभी द्विबीजपत्री होती हैं। तो इसमें पूछा गया है, तो बांस, केला, गन्ना तो द्विबीजपत्री नहीं है, लेकिन सरसों जो है ये द्विबीजपत्री है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा सरसों है, अरहर है, मटर है, चना है, इन सब में भी
द्विबीजपत्री पौधा ही है ये, यानी इन सब के बीज भी 2 दल वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पहला है जाइलम, दूसरा फिलोएम, तीसरा कैम्बियम और चौथा है पेलिसेड। तो पौधों में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। तो प्रथम साहित्य स्रोत पूछा गया है तो वह है आपका ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीनतम वेद है, तो ये भी याद रखिएगा। 4 वेद हैं, चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं, चारों के नाम भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? पहला है ओजोन एवं ऑक्सीजन, दूसरा है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन और चौथा है आर्गन एवं ओजोन। तो वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो वह है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन होती है 78% और ऑक्सीजन है 21%। तो 99% भाग पर ये दोनों गैसें फैली हुई हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। पहला है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, तीसरा है सामाजिकरण को बढ़ावा देना और चौथा है टीम भावना बढ़ाना। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य पूछा गया है। मूल उद्देश्य तो वह है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? पहला है उसमें अधिक जल होना, दूसरा है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, तीसरा है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी और चौथा है मिट्टी कठोर होती है। तो कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता पूछी गई है, तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर होगा, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। जो शुष्क मिट्टी होती है उसमें लवण सांद्रता अधिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला है शिक्षार्थियों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, दूसरा है शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, तीसरा है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता और चौथा है परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। अब जो नकारात्मकता दर्शा रहे हैं ये तो आपको पहले ही काट देने हैं, तो 2 तो कट गई, 2 बचते हैं। तो इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है, निरंतर मूल्यांकन होने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं रहता। सी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पहला है बीज प्रकीर्णन द्वारा, दूसरा है पर परागण द्वारा, तीसरा है चुनकर चरना और चौथा है रोग फैलाकर। तो घास चरने वाले जो पशु होते हैं सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे ये वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। तो चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर चरना। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न लेती हूँ। 30 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा और पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।